बच्चों, आज हम चैप्टर 9 एटॉमिक फाउंडेशंस ऑफ मैटर के नोट्स को पढ़ना शुरू करेंगे। इन नोट्स में हम मैटर और एटम से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट लिखा है कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ मास ड्यूरिंग फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। यानी सबसे पहले हम समझेंगे कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज होने के बाद भी टोटल मास सेम कैसे रहता है। नेक्स्ट, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, यानी जब सब्सटेंसेस आपस में केमिकली कंबाइन करते हैं तो उनके कॉम्बिनेशन से जुड़े लॉस क्या होते हैं। फिर हम डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ेंगे, जिसमें एटम्स के बारे में डेल्टन द्वारा दिए गए आइडियाज़ को समझेंगे। इसके बाद जानेंगे कि एटम्स आपस में किस तरह कंबाइन होते हैं। फिर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी एटम्स को आपस में जोड़कर रखने वाले बॉन्ड्स के अलग अलग टाइप्स कौन से होते हैं। और आखिर में हम सीखेंगे कि केमिकल फॉर्मूलाज कैसे लिखे जाते हैं। तो फर्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस लॉ के अनुसार लिखा है द टोटल मास ऑफ अ सब्सटेंस बिफोर अ केमिकल रिएक्शन इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ सब्सटेंस आफ्टर द रिएक्शन। यानी इसका बहुत सिंपल मतलब है कि किसी केमिकल रिएक्शन से पहले मौजूद सभी सब्सटेंसेस का टोटल मास रिएक्शन होने के बाद बने सभी सब्सटेंसेस के टोटल मास के बराबर रहता है। यानी रिएक्शन के दौरान टोटल मास कम या ज़्यादा नहीं होता। आसान शब्दों में कहे तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स। यह रिएक्टेंट्स वे सब्सटेंसेस हैं जो रिएक्शन की शुरुआत में मौजूद होते हैं, और प्रोडक्ट्स वे सब्सटेंसेस हैं जो रिएक्शन के बाद बनती हैं। तो रिएक्टेंट्स का टोटल मास प्रोडक्ट के टोटल मास के बराबर होता है। इसीलिए केमिकल रिएक्शन के दौरान मैटर ना तो नया क्रिएट होता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है, वह केवल एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाता है। यानी सब्सटेंसेस का रूप बदल सकता है लेकिन उसका टोटल मास कंजर्व्ड रहता है। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ मास इन अ फिजिकल चेंज। लिखा है कि फिजिकल चेंज ऐसा चेंज होता है जिसमें कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता, यानी सब्सटेंस वही रहता है, बस उसके फिजिकल फीचर्स में चेंजेस हो जाते हैं। फिजिकल चेंज के दौरान किसी सब्सटेंस का अपीयरेंस, यानी वह कैसे दिखाई देता है, शेप, साइज या फिजिकल स्टेट, ये सब बदल सकती हैं, लेकिन इन चेंजेस के बावजूद उसका टोटल मास सेम रहता है। एग्जाम्पल के लिए डिसॉल्विंग साल्ट इन वाटर, यानी अब इसे सोल्ट को वाटर में डिसॉल्व करने वाले एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास कुछ अमाउंट में सोल्ट है, कुछ नमक है, और हम उसे वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं। साल्ट को डिसॉल्व करने से पहले हमारे पास अलग अलग वाटर और साल्ट मौजूद है। फिगर में दिखाया गया है कि वाटर प्लस साल्ट इक्वल्स टू साल्ट सॉल्यूशन। जब साल्ट को वाटर में मिलाकर डिसॉल्व किया जाता है तो हमें साल्ट सॉल्यूशन मिलता है। डिसॉल्व करने के पहले टोटल मास निकालने के लिए हम वाटर का मास और साल्ट का मास ऐड करेंगे, यानी टोटल मास वाटर ऑफ मास और साल्ट का मास दोनों के टोटल का बराबर होता है। अब देखते हैं कि साल्ट डिसॉल्व होने के बाद क्या होता है। साल्ट को वाटर में डिसॉल्व करने के बाद हमें साल्ट सॉल्यूशन मिलता है। जो साल्ट सॉल्यूशन हमें मिलता है उसका मास उतना ही होता है जितना शुरुआत में वाटर और साल्ट का कंबाइंड मास था, यानी वाटर और साल्ट को मिलाने से उनका टोटल मास गायब या कम नहीं हो जाता। इसीलिए हम लिख सकते हैं मास ऑफ साल्ट प्लस मास ऑफ वाटर इक्वल्स टू मास ऑफ साल्ट सॉल्यूशन, यानी साल्ट का मास और वाटर का मास दोनों को मिलाने के बाद बने साल्ट सॉल्यूशन के मास के बराबर होता है। इस एग्जाम्पल से हमें पता चलता है कि फिजिकल चेंज के दौरान टोटल मास सेम रहता है। साल्ट वाटर में डिसॉल्व हो गया लेकिन टोटल मास में कोई चेंज नहीं हुआ। सेकंड है कंजर्वेशन ऑफ मास इन अ केमिकल चेंज। लिखा है कि केमिकल चेंज में एक या एक से ज़्यादा न्यू सब्सटेंस बनती हैं। इन नए सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज़ यानी गुण शुरुआत में मौजूद ओरिजिनल सब्सटेंस से अलग होती हैं, यानी यहाँ सिर्फ शेप या साइज नहीं बदलता बल्कि न्यू सब्सटेंस बनती हैं। केमिकल चेंज में भले ही न्यू सब्सटेंस बन जाए फिर भी टोटल मास अनचेंज यानी सेम रहता है, लेकिन इसके लिए रिएक्शन में शामिल न्यू सब्सटेंस को काउंट करना जरूरी है। सभी सब्सटेंसेस को काउंट करना जरूरी है, यानी रिएक्शन में जो भी सब्सटेंसेस मौजूद हैं या बन रहे हैं
उन सभी को ध्यान में रखना होगा। एग्जाम्पल है बेकिंग सोडा और विनीगर के रिएक्शन से। लिखा है जब बेकिंग सोडा, जिसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जाता है, विनीगर के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और दूसरे सब्सटेंसेस बनती हैं। विनीगर प्लस बेकिंग सोडा इक्वल्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अदर सब्सटेंसेस, यानी विनीगर और बेकिंग सोडा रिएक्ट करती हैं और रिएक्शन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे सब्सटेंसेस बनाती हैं। अब इसी रिएक्शन को दो अलग सिचुएशंस में देखती हैं, ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम में। क्वेश्चन है कि व्हाट हैपन इन एन ओपन सिस्टम। सबसे पहले देखते हैं कि यही रिएक्शन अगर ओपन सिस्टम यानी खुले कंटेनर में हो तो क्या दिखाई देता है। लिखा है इफ, अगर बेकिंग सोडा, if this reaction take place in open container the carbon dioxide gas escape into the surrounding। अगर बेकिंग सोडा और विनीगर की रिएक्शन किसी ओपन कंटेनर में होती है तो रिएक्शन से बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर सराउंडिंग में निकल जाती है। क्योंकि कंटेनर खुला है इसलिए गैस उसके अंदर नहीं रुकती। इसी वजह से अगर रिएक्शन के बाद कंटेनर को वे किया जाए, उसको मेज़र किया जाए, तो उसका मेज़र मास पहले से कम दिखाई दे सकता है। ऐसा इसीलिए दिखाई देता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनर से बाहर निकल चुकी है। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि मास डिस्ट्रॉय हो गया है, मास खत्म नहीं हुआ। जो मास हमें मिसिंग यानी कम दिखाई दे रहा है वह एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में कंटेनर से बाहर निकल गया है। इसीलिए खुले कंटेनर को वे करने पर मास कम दिखाई देता है। नेक्स्ट है व्हाट हैपन इन अ क्लोज सिस्टम। अब इसी रिएक्शन को क्लोज सिस्टम में समझते हैं। अगर वही रिएक्शन किसी क्लोज सिस्टम में की जाए, जैसे एक चैप्टर के डायग्राम में कंटेनर के ऊपर बैलून लगाया गया है, तो बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर नहीं निकल सकती क्योंकि पूरा सेटअप बंद है। रिएक्शन के दौरान जो गैस बनती है वह बाहर जाने के बजाय बैलून में कलेक्ट हो जाती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम के अंदर ही रह जाती है। अब अगर इसे पूरे क्लोज सेटअप को वेट किया जाए तो हमें मिलेगा मास बिफोर रिएक्शन इक्वल्स टू मास आफ्टर रिएक्शन, यानी रिएक्शन से पहले पूरे सेटअप का मास रिएक्शन के बाद पूरे सेटअप के मास के बराबर रहता है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्लियरली समझ आता है कि केमिकल रिएक्शन के दौरान भी मास कंजर्व रहता है, यानी ओपन सिस्टम में मास केवल इसीलिए कम दिखाई देता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है, लेकिन क्लोज सिस्टम में गैस बाहर नहीं निकल पाती। यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। नेक्स्ट है मीट अ साइंटिस्ट एंटोनी लेवियोसियर। एंटोनी लेवियोसियर एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1789 में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का कॉन्सेप्ट दिया। यानी उन्होंने बताया कि किसी केमिकल रिएक्शन में टोटल मास कंजर्व रहता है, सेम रहता है। लेवियोसियर ने बहुत केयरफुली एक्सपेरिमेंट और मेजरमेंट्स किए। इन एक्सपेरिमेंट से उन्होंने दिखाया कि केमिकल रिएक्शन के दौरान मैटर्स की टोटल अमाउंट चेंज नहीं होती, यानी रिएक्शन से पहले जितना टोटल मास होता है रिएक्शन के बाद भी उसका टोटल मास उतना ही रहता है। उनके ऑब्जर्वेशंस यानी उनके एक्सपेरिमेंट में दिखाई गई चीज़ों से यह आइडिया क्लियर हुआ कि केमिकल ऑपरेशंस से पहले और बाद में मैटर की क्वांटिटी इक्वल रहती है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो केमिकल रिएक्शन होने के बाद भी टोटल मास कम या ज़्यादा नहीं होता। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सभी केमिकल रिएक्शन पर अप्लाई होता है। फन फैक्ट, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि लेवियोसियर को फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री भी कहा जाता है। नेक्स्ट, वेरिफिकेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब बच्चों हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को समझ लिया। अब देखते हैं कि इसे एक्सपेरिमेंट से वेरीफाई यानी चेक कैसे किया जा सकता है। The law of conservation of mass can be demonstrated using a reaction between sodium sulfate solution and barium chloride solution। यानी इस लॉ को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हम सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन और बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन के बीच होने वाली रिएक्शन का यूज कर सकती हैं। लिखा है कि जब इन दोनों सॉल्यूशन को आपस में मिक्स किया जाता है तो एक वाइट इनसोल्यूबल सॉलिड यानी एक सफ़ेद सॉलिड जो सॉल्यूशन में डिसोल्व नहीं होता वह बनता है।
इस सॉलिड का नाम है बेरियम सल्फेट। केमिकल रिएक्शन के दौरान बनने वाले ऐसे इनसोल्यूबल सॉलिड को प्रेसिपिटेशन कहा जाता है। तो जो यहाँ पर वाइट बेरियम सल्फेट बना है वह एक प्रेसिपिटेट है। इस रिएक्शन में सोडियम क्लोराइड भी बनता है। नेक्स्ट है केमिकल इक्वेशन। Na2SO4 प्लस BaCl2 रिएक्ट करेंगे BaSO4 और 2NaCl बनेगा। यानी इस केमिकल इक्वेशन में सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है। रिएक्शन के बाद बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनती है। यहाँ नीचे की तरफ बना हुआ ये एरो प्रेसिपिटेशन बनने के को इंडिकेट करता है। Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट एक का केमिकल फॉर्मूला है, BaCl2 बेरियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला, इसी तरीके से बाकी सब। अब एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। द टोटल मास ऑफ सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन एंड बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज मेजर बिफोर दे आर मिक्स्ड। सबसे पहले सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन और बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन को मिक्स करने से पहले उनका टोटल मास मेजर किया जाता है। यानी रिएक्शन शुरू होने से पहले हम देखते हैं कि दोनों सॉल्यूशन का टोटल मास कितना होगा। इसके बाद दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स करके रिएक्शन होने दी जाती है। रिएक्शन पूरी होने के बाद सभी सब्सटेंसेस का टोटल मास दोबारा मेजर किया जाता है। अब दोनों मेजरमेंट को कंपेयर करने के बाद हमें मिलता है टोटल मास बिफोर मिक्सिंग इज इक्वल्स टू टोटल मास आफ्टर द रिएक्शन। यानी सॉल्यूशन को मिक्स करने से पहले का टोटल मास रिएक्शन के बाद के टोटल मास के इक्वल होता है। इसका मतलब रिएक्शन के दौरान मास में कोई चेंज नहीं हुआ। इस रिएक्शन में कोई गैस प्रोड्यूस नहीं होती, इसीलिए कोई सब्सटेंस बाहर सराउंडिंग में एस्केप नहीं रहता। इसीलिए इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट को ओपन सिस्टम में भी परफॉर्म किया जा सकता है और हमारे ऑब्जर्वेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसीलिए रिएक्टेंट का टोटल मास प्रोडक्ट के टोटल मास के बराबर होगा। इस एक्सपेरिमेंट से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वेरीफाई हो जाता है, यानी यह कंफर्म हो जाता है कि केमिकल रिएक्शन के दौरान टोटल मास सेम रहता है। न्यूमेरिकल एग्जांपल 1 लिखा है कि एक स्टूडेंट एक क्लोज कंटेनर में 4 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट और 2.94 ग्राम हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेता है। रिएक्शन पूरे होने के बाद ये प्रोडक्ट्स मिलती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड 1.76 ग्राम, वाटर 0.72 ग्राम और कैल्शियम क्लोराइड 4.44 ग्राम। हमें चेक करना है कि यह रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है या नहीं। इसीलिए इसके लिए हम पहले रिएक्शंस का टोटल मास निकालेंगे और फिर प्रोडक्ट का टोटल मास निकालकर दोनों को कंपेयर करेंगे। सॉल्यूशन है इसका। फर्स्ट स्टेप 1 कैलकुलेट द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। टोटल किया हमने, आंसर आया 6.92 ग्राम। फिर कैलकुलेट करना है टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट का। इनको टोटल करने के बाद भी हमारे पास आया 6.92। थर्ड स्टेप कंपेयर बोथ मासेस। दोनों मासेस को कंपेयर किया तो दोनों मासेस बराबर हैं, इसीलिए यह रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे यानी फॉलो करती है, क्योंकि रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद टोटल मास सेम रहा। सेकंड एग्जांपल, हमें बताया गया है कि 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंप्लीटली कंबाइन करता है और इससे 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर 2.4 ग्राम कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंप्लीटली रिएक्ट करे तो कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। सॉल्यूशन है इसका कि हमें क्वेश्चन से पता है कि 12 ग्राम कार्बन 44 कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। अब हमें यहाँ से पता चलेगा कि 1 ग्राम कार्बन से कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। इसके लिए हम 44 को डिवाइड करेंगे 12 से। हमें पता चलेगा कि 1 ग्राम कार्बन 2.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। तो इसे कैलकुलेट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ 2.4 ग्राम कार्बन। 2.4 ग्राम कार्बन का मास निकाल लेंगे तो आंसर हमें मिलेगा 8.8 ग्राम। इसीलिए 2.4 ग्राम कार्बन से कंप्लीटली रिएक्ट करने के बाद 8.8 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। नेक्स्ट है एटॉमिक फाउंडेशन ऑफ मैटर। इसमें हमारा पहला कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब बच्चों आगे हम एक और इम्पोर्टेंट लॉ पढ़ेंगे
जिसका नाम है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसे बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे तो लिखा है द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट a pure chemical compound always contain the same element combined in a fixed proportion by mass no matter where the compound come from or how it is prepared। इसका मतलब है कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहता है कि किसी भी प्योर केमिकल कंपाउंड में हमेशा सेम एलिमेंट एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास यानी मास के एक तय रेशियो में मौजूद होता है। वह कंपाउंड कहाँ से मिलता है या उसे किस तरह प्रिपेयर किया जाता है इससे यह फिक्स्ड प्रोपोर्शन चेंज नहीं होता। यानी अगर कंपाउंड प्योर है तो उसमें मौजूद एलिमेंट्स का मास रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा। यह लॉ फ्रेंच केमिस्ट जोसेफ लुइस प्रोस्ट ने प्रपोज किया। अब इसी लॉ को आसान वर्ड्स में समझते हैं। लिखा है पर्टिकुलर कंपाउंड ऑलवेज हैज द सेम एलिमेंट इन द सेम फिक्स्ड मास रेशियो। मतलब किसी पर्टिकुलर कंपाउंड में हमेशा सेम एलिमेंट सेम फिक्स मास रेशियो में मौजूद रहता है। यानी उस कंपाउंड में एलिमेंट का मास रेशियो अपनी मर्जी से चेंज नहीं होता बल्कि फिक्स रहता है। इसीलिए किसी प्योर कंपाउंड की कंपोजिशन यानी वह किन एलिमेंट से और किस प्रोपोर्शन में बना है हमेशा कांस्टेंट यानी हमेशा सेम रहती है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और प्रोस्ट लॉ, मतलब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन ऑफ या फिर प्रोस्ट लॉ भी कहा जाता है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं। वाटर इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। प्योर वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा एक फिक्स मास रेशियो में मौजूद रहती हैं। वह रेशियो है 1:8। इसका मतलब है कि वाटर में अगर हाइड्रोजन का मास 1 पार्ट है तो ऑक्सीजन का मास 8 पार्ट होगा। वाटर हमें किसी भी सोर्स से मिले उसका यह मास सेम रेशियो रहता है। यानी प्योर वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो हमेशा 1:8 ही मिलेगा। इसीलिए जब 9 ग्राम वाटर को कंप्लीटली डिकम्पोज यानी उसका कंपोनेंट्स को अलग अलग किया जाता है तो हमें मिलता है मास ऑफ वाटर 9 ग्राम, मास ऑफ हाइड्रोजन 1 ग्राम और मास ऑफ ऑक्सीजन 8 ग्राम। नेक्स्ट है मीट अ साइंटिस्ट जोसेफ लुइस प्रोस्ट। जोसेफ लुइस प्रोस्ट ने ऑब्जर्व किया कि किसी पर्टिकुलर केमिकल कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट्स हमेशा एक डिफिनाइट और फिक्स्ड रेशियो बाय मास में होते हैं। यानी कंपाउंड में एलिमेंट का मास रेशियो तय रहता है। एग्जाम्पल के लिए जब प्रोस्ट ने कॉपर कार्बोनेट को स्टडी किया तो उन्होंने पाया कि उसमें मौजूद कॉपर कार्बन और ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन यानी उसका रेशियो हमेशा सेम रहता है। कंपाउंड कहाँ से ऑब्टेन किया गया या उसे किस तरह प्रिपेयर किया गया इसे यह प्रोपोर्शन चेंज नहीं होता। ये लाइन फिर से रिपीट की गई है जो अभी अभी हमने पढ़ा था। आगे है थ्रेड ऑफ क्यूरियोसिटी चिनाबार। लिखा है कि एंशियंट टाइम यानी पुराने समय में एक ब्राइट रेड पिगमेंट यानी चमकीली लाल रंग का पदार्थ काफ़ी यूज़ किया जाता था। इसे चिनाबार या हिंगुला कहा जाता था। चिनाबार एक कंपाउंड है जिसमें 2 एलिमेंट मौजूद है, मरकरी और सल्फर। मरकरी 86% है और सल्फर 13.78%। जब चिनाबार को हीट करके एनालाइज यानी उसकी कंपोजिशन को चेक किया गया तो उसमें ये सब मिले। प्योर चिनाबार में मरकरी और सल्फर के ये प्रोपोर्शन फिक्स रहती है। यानी प्योर चिनाबार में इनका प्रोपोर्शन अपनी मर्जी से चेंज नहीं होता। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब मरकरी और सल्फर को उसी फिक्स्ड मास प्रोपोर्शन में कंबाइन किया जाता है तो चिनाबार फिर से बन जा सकता है। यानी मरकरी और सल्फर कंबाइन होकर फिर से चिनाबार बनाती हैं। यह एग्जांपल हमें यह समझाता है कि किसी प्योर कंपाउंड में एलिमेंट का मास फिक्स रहता है। एक और न्यूमेरिकल एग्जांपल, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl में सोडियम और क्लोरीन एक फिक्स्ड मास रेशियो में मौजूद है 23:35.5। क्वेश्चन में हमें 46 ग्राम सोडियम दिया गया है। हमें कैलकुलेट करना है कि इस 46 ग्राम सोडियम के साथ कंप्लीटली रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड बनाने के लिए कितना ग्राम क्लोरीन की जरूरत होगी। जवाब है कि अकॉर्डिंग टू द फिक्स मास रेशियो 23 ग्राम सोडियम रिक्वायर्ड 35.5 ग्राम क्लोरीन। यानी अगर हमारे पास 23 ग्राम सोडियम है तो उसके लिए 35.5 ग्राम क्लोरीन चाहिए।
तो 1 ग्राम सोडियम के लिए क्लोरीन की रिक्वायर्ड मास होगी 35.5 डिवाइड बाई 23 ग्राम। अब इस क्वेश्चन से हमारे पास 46 ग्राम सोडियम है। 46 ग्राम सोडियम के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे इनके डिवाइड को 46 से, हमारे पास लास्ट आंसर आएगा कि देयरफॉर 71 ग्राम ऑफ क्लोरीन इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विथ 46 ग्राम ऑफ सोडियम। इसीलिए 46 ग्राम सोडियम के साथ कंप्लीटली रिएक्ट करने के बाद के लिए 71 ग्राम क्लोरीन की जरूरत होगी। नेक्स्ट है एटॉमिक फाउंडेशन ऑफ मैटर, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। अब बच्चों हम पढ़ेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। यहां हम समझेंगे कि जॉन डाल्टन ने एटम्स के बारे में क्या आइडियाज दिए और केमिकल रिएक्शन के दौरान एटम्स के साथ क्या होता है। अकॉर्डिंग टू डाल्टन यानी डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग मैटर बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है और इन छोटे पार्टिकल्स को एटम्स कहा जाता है। यानी हमारे आसपास जो मैटर मौजूद है वह एटम से मिलकर बना है। केमिकल रिएक्शन के दौरान ये एटम्स ना तो क्रिएट होती हैं और ना ही डिस्ट्रॉय होती है, बल्कि जो एटम्स पहले से मौजूद होती हैं वही रीअरेंज यानी अपना अरेंजमेंट बदलती हैं और अलग अलग कॉम्बिनेशन में जुड़कर न्यू सब्सटेंस बनाती हैं। जैसे डायग्राम में दिखाया गया है, रिएक्शन में मौजूद एटम्स रिएक्शन के बाद भी मौजूद है, बस उनका अरेंजमेंट चेंज होकर प्रोडक्ट बन गया है। एटम्स आर नाइदर क्रिएट नो डिस्ट्रॉय ओनली रीअरेंज। इसका मतलब है कि एटम ना तो क्रिएट होती हैं और ना ही डिस्ट्रॉय होती हैं, वे केवल अपने रीअरेंज कर लेती हैं अपने आप को। डाल्टन ने इस आइडिया से दो लॉ को समझाने में मदद मिली, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। नेक्स्ट है मीट अ साइंटिस्ट जॉन डाल्टन। 1808 में डाल्टन फॉर्मली प्रेजेंटेड हिज एटॉमिक थ्योरी। मतलब कि 1808 में जॉन डाल्टन ने फॉर्मली अपनी एटॉमिक थ्योरी प्रेजेंट की। उनकी थ्योरी ने केमिकल रिएक्शन से जुड़ी कई ऑब्जर्वेशन यानी रिएक्शन में दिखाई देने वाली बातों को साइंटिफिक तरीके से एक्सप्लेन में मदद की। नेक्स्ट है पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स यानी उनके दिए गए बेसिक आइडिया को एक एक करके समझते हैं। लिखा है कि जॉन डाल्टन ने एटम्स और उनके बिहेवियर यानी एटम किस तरह बिहेव करती हैं इसे डिस्क्राइब करने के लिए कुछ बेसिक आइडियाज दिए। इन बेसिक आइडियाज को पोस्टुलेट्स कहा जाता है। फर्स्ट, ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम्स विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब है कि सारे मैटर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है जिन्हें एटम्स कहती हैं, और यही एटम केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं। नेक्स्ट, एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल ड्यूरिंग एन ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन। एटम्स आर नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि डाल्टन के अकॉर्डिंग एटम्स इंडिविजिबल पार्टिकल्स है, यानी इन्हें और छोटा पार्ट में डिवाइड नहीं किया जा सकता, और किसी ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन के दौरान एटम्स ना क्रिएट होते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय होते हैं। थर्ड, all atoms belonging to a particular element were proposed by Dalton to have the same mass and similar chemical properties. Dalton ने ये भी वेरीफाई किया कि किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट्स के सभी एटम्स का मास सेम होता है और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सिमिलर होती है, यानी एक ही एलिमेंट के एटम आपस में सिमिलर प्रॉपर्टीज़ दिखाती हैं। फोर्थ थ्योरी, atoms belonging to different element have different masses and chemical properties. इसका मतलब है कि अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स के मासेस और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है, यानी डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स एक जैसे नहीं होते। फिफ्थ, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन विथ वन अनदर इन सिंपल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड्स। इसका मतलब है कि अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स आपस में सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन होकर कंपाउंड बनाती है, यानी एटम्स एक तय सिंपल रेशियो में आपस में जुड़ते हैं और आपस में उनसे कंपाउंड्स बनती हैं। लास्ट, इन अ पर्टिकुलर कंपाउंड द रिलेटिव नंबर एंड टाइप ऑफ एटम रिमेन कांस्टेंट।
इसका मतलब है कि किसी पर्टिकुलर कंपाउंड में मौजूद एटम्स की रिलेटिव नंबर यानी एक दूसरे की तुलना में उनकी संख्या और एटम्स के टाइप हमेशा कांस्टेंट रहती है। मतलब एक पर्टिकुलर कंपाउंड में किस टाइप के एटम है और वे किस नंबर में रिलेशन में मौजूद है यह फिक्स रहता है। नेक्स्ट है व्हाट हैपन टू एटम्स ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। मतलब केमिकल रिएक्शन के दौरान एटम्स के साथ एक्चुअली होता क्या है। लिखा है व्हेन एलिमेंट रिएक्ट केमिकली देयर एटम्स डू नॉट डिसअपियर और गेट डिस्ट्रॉय। यानी जब एलिमेंट्स केमिकली रिएक्ट करते हैं तो उनके एटम्स गायब नहीं होते, ना ही डिस्ट्रॉय होती हैं, बल्कि एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है, यानी उनके जुड़ने का अरेंजमेंट बदल जाता है। फिर वही एटम्स न्यू कॉम्बिनेशन में ज्वाइन होकर न्यू सब्सटेंसेस बनाती हैं। एग्जाम्पल 1 फॉर्मेशन ऑफ वाटर। इस रिएक्शन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम डिस्ट्रॉय नहीं होते, दोनों तरह के एटम्स रिएक्शन के बाद भी मौजूद रहती हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स बस कंबाइन और रीअरेंज होकर वाटर मॉलिक्यूल्स बनाती हैं। डायग्राम्स में भी यही दिया गया है। 2 हाइड्रोजन एटम और 2 ऑक्सीजन एटम 2 वाटर मॉलिक्यूल बना रही है। इस एग्जाम्पल में हमें यह समझने को मिलता है कि एटम्स ना तो डिस्ट्रॉय होंगे, ना वे केवल रीअरेंज होंगे। सेकंड एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। यानी यहाँ लिखा है कि जब मैग्नीशियम एयर में बर्न होता है तो वह ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। इस प्रोसेस के दौरान मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के एटम्स डिस्ट्रॉय नहीं होते, बल्कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के एटम्स केमिकली कंबाइन होती हैं और एक न्यू सब्सटेंस का पार्ट बन जाती हैं, जिसकी प्रॉपर्टी पहले वाले सब्सटेंस से डिफरेंट होती है। और डायग्राम में इसी को दिखाया गया है। 2Mg + 2O = 2MgO, यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कंबाइन होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती हैं। इसीलिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के एटम आपस में कंबाइन होकर एक न्यू सब्सटेंस बनाती हैं। इस तरह डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ने केमिकल रिएक्शन से जुड़े बहुत से ऑब्जर्वेशन को सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने में मदद की, और यही थ्योरी आगे चलकर मॉडर्न केमिस्ट्री की फाउंडेशन यानी मॉडर्न केमिस्ट्री की बेसिक आइडिया का एक इंपॉर्टेंट बेस बनी। नेक्स्ट है एटम्स फाउंडेशन ऑफ नेक्स्ट है हाउ एटम्स कंबाइन। यानी एटम्स आपस में कंबाइन कैसे करते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एटम्स कंबाइन क्यों करती हैं, और शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं, इसी को हम अभी आगे समझेंगे। फर्स्ट है हाउ एटम्स कंबाइन। एटम्स लिखा है एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। एटम्स आपस में जुड़कर मॉलिक्यूल्स बनाती हैं। सेम एलिमेंट के एटम्स आपस में कंबाइन होकर मॉलिक्यूल्स बना सकती हैं, जैसे H2। यहाँ एक हाइड्रोजन एटम दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन होकर H2 यानी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाता है। वही डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स भी आपस में कंबाइन कर सकती हैं और कंपाउंड बना सकती हैं, जैसे HCl। हाइड्रोजन और क्लोरीन 2 डिफरेंट एलिमेंट हैं, इनके एटम कंबाइन होकर HCl यानी हाइड्रोजन क्लोरीन बनाती हैं। सेम एलिमेंट H + H = H2 यानी 2 हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन होकर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाती हैं। नेक्स्ट है मॉलिक्यूल्स। लिखा है मॉलिक्यूल इज एन electrically neutral group of atom that can exist independently and show the property of a substance। मतलब मॉलिक्यूल एटम का एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का सिंपल मतलब है कि मॉलिक्यूल पर ओवरऑल कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता। यह इंडिपेंडेंटली यानी अपने आप एग्जिस्ट कर सकता है और उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टी को शो करता है। कुछ एलिमेंट जैसे हीलियम सिंगल एटम के रूप में ही एग्जिस्ट करती हैं, क्योंकि इनके एटम्स पहले से स्टेबल होती हैं। एग्जाम्पल है हीलियम एटम का। हीलियम का एटम He अकेला ही स्टेबल होता है, इसीलिए इसे स्टेबल होने के लिए किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइन करने की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट है व्हाई डू एटम्स कंबाइन। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह आता है कि एटम्स आखिर कंबाइन करते क्यों हैं। जवाब है इसका एटम बिकम स्टेबल व्हेन देयर आउटर मोस्ट सेल इज कंप्लीट। यानी एटम तब स्टेबल होती हैं जब उनकी आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट हो जाती है, यानी एटम की सबसे बाहर वाली इलेक्ट्रॉन सेल पूरी होने पर ही एटम स्टेबल माना जाता है।
जैसे के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएं तो इसे डुप्लेट कहा जाता है। दूसरी आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाए तो इसे ऑक्टेट कहा जाता है। एटम स्टेबिलिटी पाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को गेन यानी ले सकती हैं, लूज यानी दे सकती हैं या शेयर कर सकती हैं। दे आर मेनली कंबाइन बाय एटम्स मेनली 2 तरीके से कंबाइन करती हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर बिटवीन एटम्स। मतलब पहला तरीका है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसमें एटम्स अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यानी आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स को आपस में शेयर करती हैं। सेकंड, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन एटम टू अनदर। इसमें इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम में ट्रांसफर यानी चले जाते हैं। जब एटम कंबाइन करते हैं तो उनके कंबाइंड अरेंजमेंट की टोटल एनर्जी लोअर हो जाती है और पूरा सिस्टम मोर स्टेबल हो जाता है। एटम्स को आपस में जोड़कर रखने वाली अट्रैक्टिव फोर्स को केमिकल बॉन्ड कहा जाता है। यानी केमिकल बॉन्ड वह फोर्स है जो एटम को एक साथ होल्ड करके रखती है। नेक्स्ट है बॉन्डिंग बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कोवलेंट बॉन्ड। लिखा है अ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म व्हेन एटम अचीव स्टेबिलिटी बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। जब एटम इलेक्ट्रॉन्स को आपस में शेयर करके स्टेबिलिटी अचीव करती हैं तो उनके बीच बनने वाला वह बॉन्ड एक कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है। यानी यहाँ इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम को पूरी तरह नहीं दिए जाते बल्कि शेयर किए जाती हैं। नेक्स्ट मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। अब हम सेम एलिमेंट के एटम से बनने वाले कुछ मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल्स को समझेंगे। पहला है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन एटम के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन उसकी डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए उसे एक और इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। यानी हाइड्रोजन अपने आउटर मोस्ट सेल में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहता है। जब दो हाइड्रोजन एटम्स पास आते हैं तो दोनों एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। इससे इनके बीच 1 शेयर पेयर यानी 2 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन का एक पेयर बनता है। और इसी शेयरिंग की वजह से दोनों हाइड्रोजन एटम के बीच सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। यानी जैसे H2 HH के बीच एक लाइन है, एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को शो करती है। इस तरह 2 हाइड्रोजन एटम मिलकर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स बनाती हैं। सेकंड है क्लोरीन मॉलिक्यूल। क्लोरीन एटम के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होती हैं। अपना ऑक्टेट यानी आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए क्लोरीन को एक और इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। इसीलिए 2 क्लोरीन एटम्स आपस में एक इलेक्ट्रॉन शेयर करती हैं। इस शेयरिंग से उनके बीच एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बन जाता है और एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनता है CCl2। इस तरह 2 क्लोरीन एटम्स कंबाइन होकर Cl2 यानी क्लोरीन मॉलिक्यूल्स बनाती हैं। यहाँ भी Cl और Cl के बीच एक सिंगल कोवलेंट लाइन बॉन्ड है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। एक ऑक्सीजन एटम के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए उसे 2 और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। इसीलिए 2 ऑक्सीजन एटम्स आपस में 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करती हैं। यानी यहाँ एक पेयर नहीं बल्कि 2 शेयर पेयर होती हैं। इनसे दोनों ऑक्सीजन के बीच डबल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। यहाँ दोनों ऑक्सीजन के बीच बने 2 लाइंस डबल कोवलेंट बॉन्ड को शो करती हैं। नेक्स्ट है आगे लिखा है तो बच्चों यहाँ मेन बात यह है कि इलेक्ट्रॉन को शेयर करने से एटम्स अपनी आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट कर पाती हैं और स्टेबल बन जाती हैं। हाइड्रोजन में शेयरिंग से डुप्लेट कंप्लीट होता है, जबकि क्लोरीन और ऑक्सीजन में शेयरिंग से ऑक्टेट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है बी मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। बच्चों हमने पिछले पार्ट में देखा कि सेम एलिमेंट्स के एटम्स आपस में कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स बना सकती हैं। अब हम समझेंगे कि डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स आपस में कंबाइन करके कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स कैसे बनाती हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन क्लोरीन की फॉर्मेशन को समझते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर सबसे पहले हाइड्रोजन और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी उनके इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग सेल में किस तरह अरेंज है वह दिखाया गया है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसीलिए हाइड्रोजन
एटम में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी 1 ही होगी। क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, इसीलिए क्लोरीन को एटम को टोटल 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इनको अरेंज कर सकती हैं 2,8,7 में, यानी क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। हाइड्रोजन को अपना डुप्लेट करने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए क्योंकि उसकी आउटर सेल में अभी केवल 1 इलेक्ट्रॉन है और उसे 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करनी है। वहीं आप देखोगे कि क्लोरीन की आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसीलिए क्लोरीन को अपना ऑक्टेट यानी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों को स्टेबिलिटी के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। अब हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करती हैं, इससे दोनों के बीच 1 शेयर पेयर यानी 2 शेयर इलेक्ट्रॉन का एक पेयर बनता है और इसी शेयरिंग की वजह से हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनता है, इसे हम कहेंगे HCl। यहाँ H और Cl के बीच सिंगल कोवलेंट बॉन्ड दिखाया दिया है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ वाटर। हाइड्रोजन एटम में को अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए 1 एटम चाहिए, वहीं ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी हाइड्रोजन को स्टेबिलिटी के लिए 1 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन को स्टेबल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इसीलिए ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन एटम्स के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। पहला हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, वैसे ही दूसरा हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। इस तरह ऑक्सीजन दोनों हाइड्रोजन एटम के साथ शेयरिंग करता है, इससे 2 कोवलेंट बॉन्ड बनती हैं, जैसे फिगर में दिखाया गया है। यहाँ ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन के एक तरफ 1 हाइड्रोजन और दूसरी तरफ दूसरा हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। इस तरह वाटर मॉलिक्यूल H2O बनता है। नेक्स्ट है ब्रीचिंग साइंस एंड सोसाइटी। लिखा है कि जब एटॉमिक न्यूक्लियाई यानी एटम के बीच वाले न्यूक्लियाई स्प्लिट यानी टूटते हैं या कंबाइन यानी जुड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में न्यूक्लियर एनर्जी रिलीज हो सकती है। इस न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, मेडिसिन, रिसर्च और स्पेस एप्लीकेशन में से किया जाता है, यानी न्यूक्लियर एनर्जी के अलग अलग यूज़फुल एप्लीकेशंस हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट में यह एनर्जी स्टीम प्रोड्यूस करती है और यही स्टीम टरबाइन को चलाती है। इंडिया में राजा रमन्ना ने न्यूक्लियर एनर्जी को पीसफुल पर्पस यानी शांति और यूजफुल कामों के लिए डेवलप करने में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाया। नेक्स्ट है नेमिंग कोवलेंट कंपाउंड। लिखा है कोवलेंट कंपाउंड आर नेम यूजिंग प्रीफिक्स टू इंडिकेट द कंपाउंड ऑफ एटम प्रेजेंट। मतलब कोवलेंट कंपाउंड का नाम रखते समय प्रीफिक्स का यूज किया जाता है। ये प्रीफिक्स हमें बताते हैं कि कंपाउंड में किसी एलिमेंट के कितने एटम प्रेजेंट हैं, जैसे मोनो यानी 1, डाई यानी 2, ट्राई 3, टेट्रा, पेंट्रा, हेक्सा, यानी अगर 1 एटम है तो मोनो लगाइए, 2 है तो डाई लगाइए, 3 है तो ट्राई, इसी तरीके से ये बाकी सब हैं। नेक्स्ट है मेन रूल्स। अब कोवलेंट कंपाउंड की नेमिंग में मेन रूल समझते हैं। फर्स्ट, सबसे पहला रूल है कि कंपाउंड में फर्स्ट एलिमेंट का ओरिजिनल नेम ही रखा जाता है, यानी पहले एलिमेंट के नाम को चेंज नहीं किया जाता। सेकंड, दूसरे एलिमेंट के नाम में एंड में IDE लगाया जाता है, जैसे एग्जाम्पल में ऑक्साइड, सल्फाइड, क्लोराइड देखने को मिलेंगे। मोनो अगर फर्स्ट एलिमेंट का केवल 1 एटम है और उसके साथ नॉर्मली मोनो प्रीफिक्स नहीं लगाया जाता, जैसे CO में फर्स्ट एलिमेंट कार्बन का 1 एटम है, लेकिन इसे मोनोकार्बन मोनोऑक्साइड नहीं कहा जाएगा, इसका नेम कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। फोर्थ, अगर कोई प्रीफिक्स O या A पर एंड होता है, उसके बाद आने वाला वर्ड किसी वोवल से शुरू होता है तो प्रीफिक्स का लास्ट वोवल हटा दिया जाता है, जैसे मोनो प्लस ऑक्साइड, मोनोऑक्साइड। यह मोनोऑक्साइड को जोड़ने पर डबल O को नहीं लगाया जाता, जबकि एक ही O लगाकर लिखा जाता है। लेकिन अगर प्रीफिक्स के एंड में I है तो उससे I को रिमूव नहीं किया जाता, जैसे डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड, इसमें I रिटेन यानी रखा जाता है।
जब कंपाउंड में हाइड्रोजन फर्स्ट आता है तो जनरली हाइड्रोजन के साथ प्रीफिक्स यूज नहीं किया जाता, H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड, नोट डाई हाइड्रोजन सल्फाइड। इसलिए चैप्टर के अकॉर्डिंग H2S को हाइड्रोजन सल्फाइड कहा जाता है, डाई हाइड्रोजन सल्फाइड नहीं। बाकी एग्जाम्पल भी यहाँ पर आपके सामने हैं कुछ इसी तरीके से। नेक्स्ट है बॉन्डिंग बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर आयोनिक बॉन्ड। अब बच्चों, हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था कि एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके कोवलेंट बॉन्ड बना सकती हैं। अब चैप्टर के अगले पार्ट में हम समझेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन्स एक एटम से दूसरे एटम में ट्रांसफर होती हैं तब किस तरह का बॉन्ड बनता है। लिखा है कि एटम आपस में कंबाइन करती हैं ताकि वे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर सकें, यानी उनके इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट स्टेबल हो जाए। एटम किस तरह बिहेव करेंगे या उनकी आउटर मोस्ट सेल में मौजूद वैलेंस इलेक्ट्रॉन की नंबर पर डिपेंड करते हैं। जिन एटम के पास 4 से कम वैलेंस इलेक्ट्रॉन होती हैं वे जनरली इलेक्ट्रॉन लूज यानी छोड़ देती है। जिन एटम के पास 4 से ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वे जनरली इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं, और जिन एटम के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होती हैं वे यूजुअली इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करती हैं। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को सोडियम क्लोराइड यानी NaCl की फॉर्मेशन से समझती हैं। सोडियम क्लोराइड में सोडियम और क्लोराइन दोनों का मिक्सचर है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इसीलिए सोडियम एटम में टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स होती हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,8,1, यानी फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम अपनी आउटर मोस्ट सेल का 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और वह पॉजिटिव चार्ज सोडियम आयन बना जाता है। इसे ऐसे शो किया जाता है Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, यानी सोडियम को अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया और सोडियम आयन बनाया। इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट हुआ 2,8। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, इसीलिए क्लोरीन एटम में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स होती हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,7, यानी क्लोरीन की आउटर मोस्ट 7 में 7 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इसीलिए क्लोरीन सोडियम द्वारा छोड़े गए एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। इलेक्ट्रॉन लेने के बाद क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और वह नेगेटिव चार्ज क्लोरीन आयन बन जाता है। नेक्स्ट आगे लिखा है, अब हमारे पास Na पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन है। दोनों पर अपोजिट चार्ज है, इसीलिए वे एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। इन अपोजिट चार्ज आयन के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ऑफ अट्रैक्शन यानी एक दूसरे को खींचने वाली फोर्स होती है उसे आयोनिक बॉन्ड कहा जाता है। Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव को रिएक्ट करेंगे, NaCl बनेगा। तो सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन में एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से क्लोरीन में ट्रांसफर होता है और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के कारण आयंस बनती हैं और उन्हें के बीच आयोनिक बॉन्ड बनता है। नेक्स्ट है आयंस। अब आयंस को समझते हैं कि आयन क्या होता है। एन आयन इज एन इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स। मतलब आयन ऐसा एटम या एटम का ग्रुप होता है जिसके पास इलेक्ट्रिक चार्ज मौजूद होता है। आयन 2 टाइप के हो सकती हैं, पॉजिटिव चार्ज आयन और पॉजिटिव चार्ज आयन जिसको कटायन कहा जाता है। और यहाँ सोडियम के इलेक्ट्रॉन लूज किया जाता है, इसीलिए वह पॉजिटिव आयन बनता है। अनायन, एनायन यानी नेगेटिव चार्ज आयन। आयोनिक कंपाउंड जनरली तब बनते हैं जब मेटल्स नॉन मेटल के साथ कंबाइन करती हैं। सॉलिड सोडियम क्लोराइड में Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव एक रेगुलर क्रिस्टल लैटिस यानी एक रेगुलर अरेंजमेंट में लगी होती हैं। इन आयन को आपस में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जोड़कर रखती है। डायग्राम में सोडियम और क्लोराइन आयंस का यही रेगुलर अरेंजमेंट दिखाया गया है। नेक्स्ट है नेमिंग आयोनिक कंपाउंड्स। लिखा है कि आयोनिक कंपाउंड आर नेम्ड बाय राइटिंग द नेम ऑफ कटायन फर्स्ट फॉलोड बाय द अनायन। यानी
इसका मतलब है कि आयोनिक कंपाउंड का नाम लिखते समय सबसे पहले कटायन का नाम लिखा जाता है और उसके बाद एनायन का। फॉर आयोनिक कंपाउंड ऑफ में मतलब जब आयोनिक कंपाउंड में मेटल और नॉन मेटल मौजूद हो तब मेटल का ओरिजिनल नेम सेम रहता है, नॉन मेटल के नाम का एंडिंग जनरली IDE में चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे यहाँ सोडियम का नेम सेम रहता है और क्लोरीन का नेम क्लोराइड हो जाता है, इसीलिए सोडियम क्लोराइड बनता है। MgO, यह मैग्नीशियम का नाम सेम रहता है और ऑक्सीजन का नाम चेंज होकर ऑक्साइड बन जाता है, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी तरीके से बाकी एग्जाम्पल है। आगे लिखा है कि अगर कंपाउंड में पॉली एटॉमिक आयन प्रेजेंट है तो उनका नाम चेंज नहीं किया जाता, जैसे Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। यहाँ पर CO3 2 नेगेटिव कार्बोनेट है, इसीलिए इनका नाम कार्बोनेट ही रहता है। इसी तरीके से बाकी एग्जाम्पल है, ये आप पढ़ लेना। नेक्स्ट है वैलेंसी एंड फॉर्मेशन ऑफ आयंस। अब वैलेंसी को समझते हैं। लिखा है जब द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन एटम लूसेस और गेन टू अचीव स्टेबिलिटी डिटरमाइन इट्स वैलेंसी, यानी जब एटम स्टेबल बनने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करता है वही उसकी वैलेंसी को डिटरमाइन करता है। चैप्टर में एग्जाम्पल दिए गए हैं। सोडियम Na पॉजिटिव इक्वल्स 1, यानी सोडियम का 8 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इसकी वैलेंसी 1 है। मैग्नीशियम में यहाँ वैलेंसी 2 है, Al3 प्लस में यहाँ वैलेंसी 3 है। Cl नेगेटिव में वैलेंसी 1 है, ऑक्साइड में वैलेंसी 2 है, नाइट्राइड में भी वैलेंसी 3 है। कुछ एलिमेंट्स की एक से ज़्यादा वैलेंसी भी हो सकती है, जैसे एग्जाम्पल है आयरन। आयरन 2 या 3 वैलेंस शो करता है, कॉपर 1 या 2 वैलेंस शो करता है। अब नेक्स्ट आयन के 2 टाइप्स को समझते हैं, मोनो एटॉमिक आयन और पॉली एटॉमिक आयंस। फर्स्ट, मोनो एटॉमिक आयंस। ऐसे आयंस जो केवल एक सिंगल एटम से बनते हैं उन्हें मोनो एटॉमिक आयंस कहा जाता है, जैसे Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव। इनमें हर आयन का एक सिंगल एटम से बना है। पॉली एटॉमिक आयन। पॉली एटॉमिक आयन का मतलब है जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स का ग्रुप मिलकर ओवरऑल चार्ज कैरी करता है तो उसे पॉली एटॉमिक आयंस कहती है, यानी यहाँ आयंस कोई सिंगल एटम नहीं बल्कि एटम्स का पूरा ग्रुप होता है। एग्जाम्पल है OH नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, HCO3 नेगेटिव और बाकी सभी। लास्ट लिखा है कि बहुत से पॉली एटॉमिक्स आयंस के जनरली AT या IT पर एंड होती हैं। बहुत से पॉली एटॉमिक आयंस के नेम जनरली AT या IT पर एंड होती है। नेक्स्ट है राइटिंग केमिकल फॉर्मूला। A chemical formula represent the element present in a substance and the number and or ratio of their atom। यानी एक केमिकल फॉर्मूला हमें बताता है कि किसी सब्सटेंस में कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है और उनके एटम्स की नंबर या रेशियो क्या है। जैसे किसी फॉर्मूले में एलिमेंट के सिंबल और उनके साथ लिखे छोटे नंबर्स देखकर हमें पता चलता है कि उस सब्सटेंस में एटम किस रेशियो में मौजूद है। राइटिंग फॉर्मूला ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। To write the formula of compound, first write the symbol of the constituent element। कि सबसे पहले कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट के सिंबल्स लिखिए, यानी कंपाउंड जिस एलिमेंट से मिलकर बना है पहले उसके केमिकल सिंबल्स लिखनी है। सेकंड, राइट देयर वैलेंसीज बिलो द सिंबल। इसके बाद एलिमेंट के सिंबल के नीचे उनकी वैलेंसीज लिखनी है। थर्ड, अब दोनों वैलेंसीज को क्रिस क्रॉस यानी एक दूसरे की तरफ क्रॉस करेंगे। क्रिस क्रॉस करने के बाद ये नंबर्स दूसरे एलिमेंट के सबस्क्रिप्ट्स यानी सिंबल के नीचे लिखे जाने वाले छोटे नंबर्स बन जाती हैं। फोर्थ, अगर मिले हुए सबस्क्रिप्ट्स में कोई कॉमन फैक्टर है तो उन्हें डिवाइड करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। एग्जाम्पल जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड का HCl, H1Cl1, दोनों की वैलेंसीज है यहाँ पर 1:1। फॉर्मूला हुआ HCl, यहाँ तो ये सिंपल है। सेकंड यूज़ करते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड का। इसमें C कार्बन के पास वैलेंसी 4 है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 है। जब दोनों की वैलेंसीज को क्रिस क्रॉस करेंगे
तो इसमें C के पास 1 आ जाएगा और Cl के पास 4, क्रीस क्रॉस हो जाएगा, यानी वैलेंसी एक दूसरे के तरफ ट्रांसफर हो जाएगी और ये बनेगा CCl4। नेक्स्ट है राइटिंग केमिकल फॉर्मूला ऑफ आयोनिक कंपाउंड। इसके लिए भी चैप्टर के 4 स्टेप्स दिए गए हैं। फर्स्ट, सबसे पहले कटायन यानी पॉजिटिव आयन लिखेंगे और उसके बाद एनायन यानी नेगेटिव चार्ज लिखेंगे। इसके बाद दोनों आयंस का चार्ज या वैलेंसी लिखेंगे। अब दोनों आयंस को के चार्ज की नंबर वैल्यूज़ को क्रिस क्रॉस करेंगे। क्रिस क्रॉस करने के बाद इन नंबर्स को सबस्क्रिप्ट्स के रूप में लिखा जाएगा। फोर्थ, अगर मिले हुए सबस्क्रिप्ट्स में कोई कॉमन फैक्टर है तो दोनों को उस कॉमन फैक्टर से डिवाइड करके फॉर्मूले को सिंपल फॉर्म में लिखा जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह रखनी है कि फाइनल केमिकल फॉर्मूला इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना चाहिए, यानी कंपाउंड में टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज बैलेंस होने चाहिए। एग्जाम्पल भी यहां पर आपको दिए गए हैं। लिखा है द चार्ज ऑफ आयन आर नॉट रिटर्न इन देयर फॉर्मूला ऑफ देयर कंपाउंड। ध्यान रखिए कि आयंस के चार्ज फाइनल केमिकल फॉर्मूले में नहीं लिखे जाते, इसीलिए फाइनल फॉर्मूला Ca2 पॉजिटिव Cl2 नेगेटिव जैसा नहीं लिखा जाएगा। हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में CaCl2 लिखेंगे। और भी एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं, इन्हें आप समझ सकते हो। नेक्स्ट है फॉर्मूले विथ पॉली एटोमिक आयंस। लिखा है द सेम क्रिस क्रॉस मेथड कैन बी यूज व्हेन अ कंपाउंड कंटेन पॉली एटोमिक आयन। अगर कंपाउंड में पॉली एटोमिक आयन है तब भी हम क्रिस क्रॉस मेथड ही यूज करेंगे। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का Ca2 पॉजिटिव, कैल्शियम में Ca2 पॉजिटिव है और कार्बोनेट में Ca3 नेगेटिव, CO3 नेगेटिव। दोनों चार्ज में न्यूमेरिकल वैल्यू है 2 और 2। क्रिस क्रॉस करने के बाद दोनों के कॉमन फैक्टर 2 हैं, इसलिए सिंपल रेशियो में हम इसे लिख सकते हैं 1:1। फॉर्मूला बनेगा CaCO3, यानी कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला CaCO3 है। ऐसे ही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का Mg2 पॉजिटिव और OH नेगेटिव। न्यूमेरिकल वैल्यू है 2 और 1। क्रिस क्रॉस करने के साथ 2 आएगा OH पर और Mg सिंगल पर, यानी Mg के पास 1 आ जाएगा और OH पर 2। यहाँ OH को ब्रैकेट में रखा गया है क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्साइड एक पॉली एटोमिक आयन है और हमें इसके 2 ग्रुप्स चाहिए। इसी तरीके से बाकी एग्जाम्पल आप देख सकते हो। अब ये लास्ट पेज है इस नोट्स का, प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड। आयोनिक और कोवलेंट कंपाउंड के डिफरेंट इन देयर इनसोल्युबिलिटी, इलेक्ट्रिकली कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मतलब आयोनिक और कोवलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज एक जैसी नहीं होती। इनमें सोल्यूबिलिटी यानी किसी लिक्विड में डिसोल्व होने की एबिलिटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्ट करने की एबिलिटी और मेल्टिंग यानी बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है। फर्स्ट है सोल्यूबिलिटी। आयोनिक कंपाउंड जैसे सोडियम क्लोराइड और कॉपर सल्फेट जनरली वाटर में सोल्यूबल होती हैं। सोल्यूबल का मतलब है कि वे वाटर में डिसोल्व हो सकती हैं, लेकिन यही आयोनिक कंपाउंड केरोसिन और पेट्रोल में इनसोल्यूबल होती हैं, यानी उनमें डिसोल्व नहीं होती। कोवलेंट कंपाउंड की बात करें तो कोवलेंट कंपाउंड जैसे कैम्फर और नेप्थलीन जनरली वाटर में इनसोल्यूबल होती हैं। ये वाटर में डिसोल्व नहीं होते, लेकिन ये जनरली केरोसिन और पेट्रोल में सोल्यूबल होती हैं। इसीलिए कोवलेंट कंपाउंड के लिए वाटर इनसोल्यूबल है, केरोसिन सोल्यूबल है और पेट्रोल सोल्यूबल। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। आयोनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिकली कंडक्ट नहीं करते। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि सॉलिड स्टेट में इनके आयंस आपस अपनी पोजीशन पर फिक्स्ड होती हैं, यानी आयंस फ्रीली मूव नहीं कर सकते। इसीलिए यानी आयोनिक कंपाउंड में इलेक्ट्रिक कंडक्ट नहीं होती। लेकिन जब आयोनिक कंपाउंड मोल्टन स्टेट यानी पिघली हुई स्टेट में होता है या एक्वस सॉल्यूशन यानी वाटर में डिसोल्व होता है तो वह इलेक्ट्रिकली कंडक्ट करता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि इस कंडीशन में आयंस फ्री होकर मूव कर सकती हैं। नेक्स्ट है कोवलेंट कंपाउंड जनरली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते क्योंकि इनमें फ्री आयंस नहीं होते। एग्जाम्पल के लिए शुगर सॉल्यूशन इलेक्ट्रिकली कंडक्ट नहीं करते। नेक्स्ट है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आयोनिक कंपाउंड्स
में जनरली हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होती हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि आयोनिक कंपाउंड में अपोजिटिवली चार्ज आयंस और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपस में जोड़ कर रखती है, इसीलिए इनके लिए हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होती हैं। कोवलेंट कंपाउंड यूजुअली हैव लोअर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मतलब इसके कंपैरिजन में कोवलेंट कंपाउंड के यूजुअली लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होती है, यानी आयोनिक कंपाउंड्स की तुलना में इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जनरली कम होती हैं। नेक्स्ट बात करें मोलिकुलर मास ऑफ कोवलेंट कंपाउंड की, तो किसी कोवलेंट कंपाउंड का मोलिकुलर मास निकालने के लिए उसके एक मोलिक्यूल्स में प्रेजेंट सभी एटम के एटॉमिक मासेस को ऐड किया जाता है। यहां पर एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। नेक्स्ट है फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ आयोनिक कंपाउंड। लिखा है आयोनिक कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ आयंस अरेंज इन द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो कॉल्ड एज फॉर्मूला यूनिट, मतलब आयोनिक कंपाउंड में आयंस सिंपल होल नंबर में रेशियो में अरेंज होती है। इस सिंपलेस्ट अरेंजमेंट को फॉर्मूला यूनिट कहा जाता है। एक फॉर्मूला यूनिट में प्रेजेंट सभी एटम्स के एटॉमिक मासेस को ऐड करने पर जो टोटल मास मिलता है उसे फॉर्मूला यूनिट मास कहती हैं। जैसे सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला है यहाँ पे एग्जांपल, सोडियम का मतलब इनका एटॉमिक मास इस तरीके से है, सोडियम 23 और ऑक्सीजन 16। Na2O में सोडियम के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम है, इसलिए फॉर्मूला मास यूनिट निकालने के लिए हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 23 से और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, टोटल हमें फॉर्मूला यूनिट मास मिलेगा 62 यूनिट। नोट, यहां एक इंपॉर्टेंट नोट दिया गया है कि आयोनिक कंपाउंड इनडिविजिबल मॉलिक्यूल्स के रूप में एग्जिस्ट नहीं करती, इसीलिए आयोनिक कंपाउंड्स के लिए यहां मॉलिक्यूलर मास की जगह फॉर्मूला यूनिट मास यूज किया गया है। फिर है फॉर्मूले विथ पॉली एटॉमिक आयंस। यहां लिखा है यूज ब्रैकेट्स व्हेन मोर देन 1 पॉली एटॉमिक आयन इज प्रेजेंट। ये हमने पहले भी पढ़ा, जब किसी फॉर्मूले में एक से ज़्यादा सेम पॉली एटॉमिक आयन प्रेजेंट होती हैं तो पॉली एटॉमिक आयंस को ब्रैकेट में अंदर लिखा जाता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को ब्रैकेट में रखा गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम सल्फेट, इस तरीके के सारी एग्जाम्पल हैं। तो आज की ये नोट्स यहीं पर कंप्लीट होते हैं। ये नोट्स आपको कैसे लगे इस बारे में कमेंट में लिखकर जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में न्यू नोट्स के